बच्चों, हमारा वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर चल रहा था। वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। आप एक बार अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए। तो देखो, फॉर्मूला चार्ट में सबसे पहले वर्क वगैरह की डेफिनेशन है, फॉर्मूले हैं वर्क के, वो सब हमने कर लिए। डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मैंने आपको करवा दिया, आप रिवाइज करें उनको अच्छी तरह से। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी हमने बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल ऑपरेटर, ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग की एनर्जी हमने आपको बता दी। और यहाँ पर जो डू योर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 वो सॉरी 5 6 7 8 जो हैं ये भी हमने कर दिए। कल क्वेश्चन नंबर 9 जब करने का था तो मैंने कहा था मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल थ्योरम। तो मैं हल्का सा आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा दूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, ज़्यादा डिटेल में आपको मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? बाइनोमियल थ्योरम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको ये बता दूँ, इट इज़ एन अप्रोक्सीमेट थ्योरम, इट इज एन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। है ना? बाइनोमियल थ्योरम नेवर गिव्स करेक्ट रिजल्ट। बाइनोमियल थ्योरम नेवर गिव्स करेक्ट रिजल्ट। But this theorem always provides approximate satisfactory results. satisfactory results, right? नंबर 3, बाइनोमियल थ्योरम फंडामेंटली है क्या? देखिए, फंडामेंटली बाइनोमियल थ्योरम ये है 1 + x रेज़ टू पावर n इट इज इक्वल टू 1 + nx, 1 + nx प्लस n × n - 1 × x² / 2 प्लस एंड सो ऑन आगे चलती चली जाती है, राइट? अब क्या होता है कि 4x इज वेरी वेरी लेस देन 1, 4x इज वेरी 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 लेस देन 1, हम क्या करते हैं, इसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं और हम कह देते हैं कि 1 + nx, वो 1 + x रेज़ टू पावर n इज नियरली इक्वल टू 1 + nx। यानी कि ये जो पावर होती है ना, वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाती है, बस इतना सा चेंज है। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इट मीन? ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, इसका अपने मतलब की चीज़ है ना, वो मैं बताऊँगा। देखिए, बाकी एक बात बताऊँ मैं आपको, जो मैथ्स वाले सर हैं आपके, जो मैथमेटिक्स वाले टीचर हैं, वो आपको बाइनोमियल थ्योरम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम का पूरा एक चैप्टर है आपके यहाँ, थ्योरम एंड एक्सपेंशंस का एक पूरा चैप्टर है, सीरीज एंड एक्सपेंशन का। तो सीरीज एंड एक्सपेंशन का एक पूरा चैप्टर है, वो आपको कराएंगे मैथ्स वाले सर। मेरे मतलब की चीज़ मैं बताऊंगा जिससे मेरा काम बने, है ना? हाँ, तो मैं मेरी मतलब की बात करता हूँ भैया। इस मामले में बड़ा सेल्फिश हूँ, उतना ही पढ़ाता हूँ जितनी मेरे को ज़रूरत है। बाकी तो फिर मैथ्स वाले सर हैं ना, वो क्या करेंगे। चलिए, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब मैं बताता हूँ। If y is proportional to x raised to power n, if y is proportional to x raised to power n, then for a very small change, for a very small change, for a very small change, q% in x, in x, q% in x, change in y will be n into q%,
n इंटू क्यू परसेंट। जैसे इफ x इंक्रीजेज बाई क्यू परसेंट, if x increases by q%, then y increases by n q%। एक्चुअली क्या हुआ कि जो हमारी बायनोमियल थ्योरम थी ना, फंडामेंटली वही काम कर रही है। ये जो n है ना, ये यहाँ से आके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है, और एक्चुअल में ये x क्या है, x लिटिल चेंज है। 1 आपका जो है 100% है, 1 का मतलब 100% है। वो मैं भी आपको और बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है। तो अगर y प्रोपोर्शनल टू x रेज़्ड टू पावर n है और हमने x में चेंज q% किया, तो y में n इंटू q% चेंज आएगा। इसी तरीके से जैसे अगर x बढ़ गया तो y बढ़ गया, और अगर x घट गया तो इफ x डिक्रीजेज बाई q%, देन y डिक्रीजेज बाई n q%। अब देखो, इससे अगर उल्टी बात की जाए, थोड़ा सा डिफरेंट बात की जाए, आप समझने की कोशिश करिए। इफ y इज प्रोपोर्शनल टू x रेज़्ड टू पावर -n, यहाँ अगर पावर माइनस में होती तो कुछ नहीं होता, बड़ा सिंपल सी वापस वही बात हो जाती। इफ x इंक्रीजेज बाई q%, देन y डिक्रीजेज बाई n q%। बस केवल इतना सा हो जाएगा कि पहले जो इंक्रीज हो रहा था वो अब की बार में डिक्रीज हो जाएगा, n इंटू q%। इफ x डिक्रीजेज बाई q%, देन y इंक्रीजेज बाई n q%। ये माइनस साइन होने पर आपका जो है डिफरेंस आएगा। देखिए, प्लस साइन होने पर और माइनस साइन होने पर डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ है। जब आपका यहाँ पे y प्रोपोर्शनल टू n x रेज़्ड टू पावर n था, तो आपके ये इंक्रीज होने पर वो भी इंक्रीज हुआ था, ये डिक्रीज होने पर ये भी डिक्रीज हुआ था। जब यहाँ पे पावर माइनस में आ गया, तो अब ये इंक्रीज होने पर वो डिक्रीज हुआ, वो डिक्रीज होने पर वो इंक्रीज हुआ, राइट। चलिए, ये सब तो आपकी बायनोमियल थ्योरम की बात हो गई। अब जरा मैं परसेंटेज चेंज के बारे में बात करूं। देखो, मैं आपको बताता हूं, किसी भी क्वांटिटी के लिए अगर कंप्लीट होता है तो हम कहते हैं 1 इज इक्विवेलेंट टू 100%। 1 माने 100%। जैसे 1 चपाती माने 100% चपाती, है ना। अब अगर मान लो आपने चपाती के 5 टुकड़े कर दिए, तो 1 तो 100% है, आपने 5 इक्वल पीस कर दिए अगर चपाती के, तो 5 इक्वल पीस कर दिए तो क्या हुआ, 20% हो गया एक पीस। 1 तो 100% है, 20% एक पीस हो गया, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने कोई भी एक चीज़ ले ली, तो उसको हम 100% कहेंगे, है ना। उसके फिर टुकड़े टुकड़े करते चले जाओ, तो 1 का मतलब है 100%, है ना। 0.1 का मतलब कितना है, 0.1 का मतलब होता है 10%। 0.01 का मतलब कितना होता है, 0.01 का मतलब होता है 1%। ये समझिए आप। एक्चुअल में 100% में आप 100 का भाग लगाइए, तो 100 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 10 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, 1 में आप 100 से डिवाइड करिए तो 0.01 आएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 100% इज इक्विवेलेंट टू 1, 10% इज इक्विवेलेंट टू 0.1, 1/10, और 1% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 0.01, 1/100, 1/100। ये आपका इस तरह के चेंजेज आएंगे, अब जैसे मान लो अपना ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वर्क एनर्जी पावर के फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो, फॉर्मूला चार्ट वर्क एनर्जी पावर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाई 0.1%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज। तो मोमेंटम का इंक्रीमेंट चाहिए। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था P इज इक्वल टू
अंडर रूट ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी, ये हमने आपको पढ़ाया था, राइट। ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप था, ये मैंने पढ़ाया था बेटे। जब हमने आपको ये पढ़ाया तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी की पावर हाफ, ऐसा कर सकता हूँ। अब देखो, अब देखिए, इन्होंने कहा है काइनेटिक एनर्जी में 0.1% का चेंज आया है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0.1%, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0.1%। ये पावर कितनी है जी, ये पावर आधी है, तो देयरफॉर चेंज इन P, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन P, बस कुछ नहीं करना आपको, उसको आधे से मल्टीप्लाई कर दो, उसको आधे से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.1% में आप 2 का डिवाइड कर दो, हाफ 0.1% को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो जी, ये लो, क्योंकि हमने पावर को मल्टीप्लाई करना है स्मॉल चेंजेज के लिए। ये आ गया आपका 0.05% इंक्रीमेंट आएगा। चेक करिए आपका आंसर 0.05% है क्या, 0.05%, यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप इस बात का मतलब समझिए, एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट है ना बायनोमियल थ्योरम का, ये आपको अप्लाई करना है केवल स्मॉल चेंजेज के लिए, तो इसको नोट डाउन करिए, नोट, NOT, नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। दिस कंसेप्ट ऑफ binomial, this concept of binomial theorem should be used for small changes, not for big changes, not for big changes, not for big changes। अब देखिए स्मॉल चेंजेस किसको कहेंगे हम, 1%, 0.1%, 0.5%, ये सब स्मॉल चेंजेज है। 2% को भी हम स्मॉल चेंज ही मानते हैं, है ना। हाँ, लेस देन 5% होता है ना, उसे हम स्मॉल चेंज मानते हैं, राइट। तो वी शुड यूज, we should simply multiply power with the given change, बस खत्म, इतना सा ही काम करना है आपको, पावर विद द गिवन चेंज, वी शुड सिंपली मल्टीप्लाई पावर विद द गिवन चेंज, करेक्ट, ओके। बट this calculation is not applicable for changes more than 5%। मोर देन 5% में बड़ा चेंज आ जाता है, फिर हम एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम सच्ची कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एक्चुअल कैलकुलेशन किया था, फंडामेंटल रियल कैलकुलेशन किया था, जबकि यहाँ हम रियल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कल जो किया था एकदम रियल कैलकुलेशन किया था, बाकायदा P1/P2 = K1/K2 ऐसा कुछ किया था हमने। आज हम वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे, आज हमने जो है ना ये कंसेप्ट काम में लिया है, बायनोमियल थ्योरम को काम में लिया है। आप पूरा जो है ना स्टेप बाय स्टेप बायनोमियल थ्योरम का मतलब समझिए। तो ये चीज़ जो है ना आपको मैथ्स वाले सर डिटेल में पढ़ाएंगे, इसे एक्चुअल में फैक्टोरियल बोलते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल 2, लेकिन अब आपको नहीं है, इसको मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 2, अरे फैक्टोरियल 2 बोलते हैं इसको, है ना।
फैक्टोरियल 2 का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू वन, 2 इंटू वन सॉरी। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 3 ऐसे लगाते हैं, इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू वन। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वन। ये आपको मैथ्स वाले सर पढ़ाते हैं, ये मेरे मतलब की चीज़ें नहीं है ना, वो तो मेरी आदत ख़राब है जो मैं बता देता हूँ, है ना। हाँ चलो अब देखिए बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में आप लोग चीज़ें अच्छी तरह समझ लो। अप्रोक्सीमेट थ्योरम है, केवल स्मॉल चेंजेज के लिए अप्लाई होंगे, बिग चेंजेज के लिए अप्लाई नहीं होंगे। 1 + x⁴n ऐसा होता है, लेकिन अगर x बहुत छोटा है तभी होता है, अदरवाइज ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मतलब ये तो तब भी नहीं होता जब x छोटा ना हो, तो भी ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो आप ऐसा न करें और इस तरीके से आप इसको, लेकिन अगर x बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो आप इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकते हो, केवल आप इतना सा कर सकते हो दैट। और फिर अब आपके पास में यहाँ पे मैंने जो है ना फॉर्मूला बता दिया कि अगर y = x⁴n है तो फॉर वेरी स्मॉल चेंज q%, दिस q% इज वेरी स्मॉल। q का मतलब है 1%, आधा %, 2% जो भी है ना, तो फिर वो nq का चेंज आएगा। आप समझ गए हैं? y = x⁴n है, यहाँ पर प्लस है, प्लस है तो इसका मतलब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x घटेगा तो y घटेगा, राइट। अगली बार हमने कहा है y = -x, तो x बढ़ेगा तो y घटेगा, और x घटेगा तो y बढ़ेगा, ये रूल है ना। फिर बाद में आपका ये हमने 1 और tan इनका मतलब समझाया आपको, है ना। तो फॉर्मूला चार्ट के जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमने अब की बार ऐसे किया है इसको, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू √k। तो ये k⁻½ हुआ, √ का मतलब पावर हाफ है। पावर हाफ का मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी में चेंज इन्होंने दे रखा है आपको कितना, अच्छा वो तो हमने कर ही दिया ना, वहाँ पे कर दिया होगा, उधर साइड में कर दिया है ना। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आपको 0.1% दे रखा है, आपने आधे से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका। तो ये बड़ा ही एक मतलब सेटिस्फैक्टरीली कैलकुलेशन होती है, हमेशा करेक्ट होती है, कभी भी गलत नहीं होती है। चलिए अब हम बात करेंगे अगला वाला टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए ये आपके स्कूल वाले बहुत पूछते हैं, मतलब ये स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 99% स्कूल वाले पूछेंगे ही पूछेंगे ये वाला, है ना, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये स्कूल टीचर्स पूछते ही पूछते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ध्यान दो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो आप लोग जो है ना अपनी नोटबुक में ये टेबल बना लेना, जो टेबल यहाँ बनी हुई है। आप देखो अपने फॉर्मूला चार्ट को देखिए, तो फॉर्मूला चार्ट में एक टेबल बनी हुई है, ये टेबल आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, समझ रहे हो, है ना। एक साइड में लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरी साइड में लिखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। मैं यहाँ लिख नहीं रहा क्योंकि वो दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। देखिए मैं इनको समझा देता हूँ इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, और नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डिपेंड्स अपॉन द पाथ। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर हम किसी बॉडी को एक पॉइंट से लेकर जाते हैं ऊपर और फिर दूसरे पॉइंट से वापस नीचे ले आते हैं तो नेट वर्क डन 0 हो जाता है। एक्चुअली क्या होगा कि पाथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा वर्क डन। जैसे मान लो ये आपकी ज़मीन है, मान लो अब आपने यहाँ से एक बॉडी को यहाँ ले जाना है ऊपर। अब आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है, बॉडी को आप यहाँ ले जाओ, आप बॉडी को वहाँ ले जा करके फिर वहाँ ले जाओ, आप बॉडी को यहाँ ले जा करके फिर यहाँ ले जाओ, या आप कोई और दूसरा रास्ता बनाइए अपना, कोई 5वां रास्ता बना दीजिए, कोई और रास्ता बना दीजिए। ग्रेविटेशन के अंदर आपको ले जाना है ना, हर रास्ते के लिए, हर पथ के लिए एवरी पाथ वर्क विल बी सेम। तो वर्क सेम होगा,
वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, किसी भी हालत में वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। लेकिन नॉन कॉन्जर्वेटिव में जैसे फ्रिक्शन फोर्स पाथ पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स पाथ पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे मान लो एक आदमी को जो है कहीं जाना है, जैसे मान लो जो है आपको सपोज यहाँ से यहाँ जाना है। अब जाना तो है, रोड पर फ्रिक्शन भी काफ़ी है, इधर भी फ्रिक्शन है। अब आप इस रोड के बजाय जो है ना एक जना वहाँ पहुँचना है, तो वो यहाँ से गया, वहाँ घूमा, फिर घूमा, फिर वहाँ घूमा और फिर घूम करके यहाँ पहुँचा। तो उसने खूब पेट्रोल जला दिया, खूब खर्चा कर दिया, फ्रिक्शन खूब हो गया, तो पाथ पर डिपेंड कर गया, है ना। लेकिन अगर स्ट्रेट जाता तो खर्चा बहुत कम होता, है ना। तो ये फ्रिक्शन के कारण गड़बड़ है। तो ये जो है ना पाथ डिपेंडेंट फोर्स होते हैं नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स। वर्क जो है डिपेंड करता है पाथ पर। कॉन्जर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इज जीरो फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहाँ से चले थे वहीं पर घूम घाम करके आ जाइए तो आपका वर्क जीरो होगा, यानी जाते समय जितना वर्क हुआ था आते समय उतना वापस मिल जाएगा। ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका, तो आपने ऊपर फेंकने में बहुत मेहनत करी, तो आपने इसको काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करी, बॉडी को काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करी तो बॉडी ऊपर गई। जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो भी सप्लाई काइनेटिक एनर्जी, हम जब काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करते हैं तो बॉडी ऊपर जाती है, ऊपर जाकर के फिर वापस नीचे आ जाती है, तो आपको वही काइनेटिक एनर्जी वापस मिल जाती है। इसे कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी सेम रही, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। ये सब जो हैं आपके नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज की प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज की, नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज में उल्टा है। तो आप ये जो है ना टेबल जो है इसको बना लीजिए अपनी नोटबुक में, है। यहाँ से देखिए मैं बोल करके सुनाता हूँ, ये कॉन्जर्वेटिव नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज की टेबल कहाँ है? ये फॉर्मूला चार्ट में है। फॉर्मूला चार्ट आप लोगों को भेज दिया गया है ना। पहला वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, है ना, वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ इन केस ऑफ नॉन कॉन्जर्वेटिव। दूसरा है वर्क डन इज जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इज नॉट जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, नो एनर्जी लॉस फॉर साइक्लिक प्रोसेस, एनर्जी लॉस इज देयर फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। हाँ जी, खर्चा होता है साहब, खर्चा होता है इसमें नॉन कॉन्जर्वेटिव में। कॉन्जर्वेटिव में खर्चा नहीं होता। कॉन्जर्वेटिव में आपने भेजा, वापस आ गए, आपको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन नॉन कॉन्जर्वेटिव में अगर आप रुड़की से दिल्ली गए, और दिल्ली से वापस आए, तो साहब आपका जाते समय भी किराया लगता है, आते समय भी किराया लगता है, दोनों टाइम लगता है किराया। जाते समय भी पेट्रोल खर्च होता है, आते समय भी पेट्रोल खर्च होता है, दोनों टाइम खर्च होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रुड़की से दिल्ली गए थे तो हमारी कार का पेट्रोल खत्म हुआ और दिल्ली से रुड़की आए तो वापस अपने आप भरता चला जा रहा है। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन ग्रेविटेशन में आपके साथ ऐसा होता है। ग्रेविटेशन में ऐसा होता है। कैसे? आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकिए, ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी सबसे ऊपर, वापस नीचे आएगी तो फिर उसमें वेलोसिटी आ जाएगी। इसका मतलब एनर्जी वापस आ गई है। तो दैट इज कॉन्जर्वेटिव, नॉन कॉन्जर्वेटिव, मतलब वो ग्रेविटेशन तो कॉन्जर्वेटिव है, ये नॉन कॉन्जर्वेटिव है। समझ गए? साइक्लिक प्रोसेस में आपका डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक उसमें किसमें कॉन्जर्वेटिव के लिए, नॉन कॉन्जर्वेटिव के लिए काइनेटिक एनर्जी में जीरो नहीं होता। जितने भी सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, हाँ, कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव के एग्जांपल्स मैं बता दूं। देखो, कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज। बाकी जो डिफरेंसेज हैं वो तो आप उसमें से फॉर्मूला चार्ट में से निकाल लीजिएगा, मेरे लिखने का कोई फायदा नहीं है। एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज, सबसे पहला ऑल सेंट्रल फोर्सेज। ऑल सेंट्रल फोर्सेज, सवाल ये उठता है सेंट्रल फोर्सेज कौन कौन से हमारी दुनिया में? देखिए, सेंट्रल फोर्सेज वो फोर्स होते हैं जिनका कंट्रोल किसी सेंटर से होता है। सेंट्रल फोर्सेज वो फोर्स होते हैं जिनका कंट्रोल किसी सेंटर से होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंट्रोल अर्थ के सेंटर से होता है, किसी प्लेनेट के सेंटर से होता है, सन के सेंटर से होता है। हमारी मिल्की वे का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मिल्की वे के सेंटर से कंट्रोल होता है। तो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो सब। इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है।
सेंट्रीपिटल फोर्स सारे सेंट्रल फोर्स होते हैं, जितने भी सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं सब सेंट्रल फोर्स होते हैं, राइट। नंबर टू, ऑल इलास्टिक फोर्सेज, है ना। नंबर थ्री, ऑल फोर्सेज ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, जितने भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं वो सब के सब कॉन्जर्वेटिव फोर्स होते हैं। इलास्टिक फोर्स सारे, स्प्रिंग फोर्स सब कॉन्जर्वेटिव होते हैं, स्प्रिंग फोर्स भी, है ना। ऑल इलास्टिक फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स का मतलब ही स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स को हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं, है ना। और जितने भी फोर्स हैं ये, अच्छा, नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स, जिसमें कि नुकसान होता है, नॉन कॉन्जर्वेटिव लॉस होता है बेटा। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज, देखिए नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज, ऑल फ्रिक्शनल फोर्सेज, सारे के सारे फ्रिक्शनल फोर्सेज जो है ना वो नॉन कॉन्जर्वेटिव होते हैं। ऑल विस्कस फोर्सेज, जितने भी विस्कस फोर्स होते हैं सब नॉन कॉन्जर्वेटिव होते हैं, है ना। हाँ, ऑल रेजिस्टिव फोर्सेज, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स हो, एडी करंट फोर्सेज, आपको हम पढ़ाएंगे 12th क्लास में एडी करंट, लॉसेज ड्यू टू एडी करंट। ये एडी करंट के कारण जो फोर्स लगते हैं ना, एडी करंट, ये एडी करंट हम आपको 12th क्लास में पढ़ाएंगे, अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, ये मैंने बता दिया है क्योंकि नॉन कॉन्जर्वेटिव है इसलिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी या एनर्जी फंक्शन। देखिए मैं आपको एक चीज़ डिफाइन करता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी फंक्शन, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस चैप्टर का पूरा दम इसी पर है, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी फंक्शन, ये दोनों एक ही टर्म है एक्चुअल में। देखो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों टाइप को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इन दोनों का जो सम होता है ना उसे हम एनर्जी फंक्शन कहते हैं। तो आप देखिए एनर्जी फंक्शन क्या हुआ, एनर्जी फंक्शन इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम कर दो, इसको हम कहेंगे एनर्जी फंक्शन। तो एनर्जी फंक्शन का मतलब होता है सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक्चुअली क्या होता है, दिस लॉ वर्क्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स। हाँ जी, दिस लॉ holds good, this law holds good only in
प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव में ये लॉ काम नहीं करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स, when a body or a system or any system, when a body or any system is present in a conservative field of force, conservative field of force यानी ग्रेविटेशनल फील्ड, स्प्रिंग फोर्स है ना, conservative field of force। हाँ जी, when a body or any system is present in a conservative field of force, then total mechanical energy और एनर्जी फंक्शन है ना, एनर्जी फंक्शन remains always conserved। बस ये है कि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई उसमें फ्रिक्शन फोर्स वगैरह, कोई रेजिस्टिव फोर्स वगैरह, कोई विस्कस फोर्स वगैरह, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, है ना। तो ध्यान दीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ a conservative force, total mechanical energy, it is equal to kinetic energy plus potential energy, it is equal to energy function, it is equal to constant। हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। अब मैं आपको यहाँ एक बहुत जोरदार बात बताता हूँ, बहुत ही जोरदार बात। ये पूरा का पूरा चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर में एक चीज़ बार बार होने वाली है, कम से कम 150 से 200 सवाल इसी एक लाइन पर होंगे, क्या कंजर्वेशन का मतलब क्या है? देखिए, कंजर्वेशन का मतलब बड़ा सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। बस यही आपका मतलब है ना। अच्छा, अब एक बात और देखो, अगर मान लो कहीं कोई एक्सटर्नल वर्क मिल रहा है सिस्टम को कहीं से वर्क मिल रहा है, बाहर से वर्क मिल रहा है, तो देखिए क्या होगा, ये तो होगा जब कुछ वर्क वगैरह कुछ नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर मान लो कोई वर्क मिल रहा है सिस्टम को, तो आप इसको लिखेंगे और टोटल इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क, जो भी वर्क मिला है ना साहब, वर्क मिला है, इसको आप क्या कर देंगे, टोटल फाइनल एनर्जी। यानी एक तरीके से ये हुआ कि किसी के पास इतनी एनर्जी पहले थी, एनर्जी बाहर से मिल गई, कहीं से गेन हो गई, वर्क कर दिया किसी ने, तो अब टोटल फाइनल एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। इसके अलावा तीसरी बात, अगर मान लो लॉस हो गया, तो मान लो कोई खतरा हो गया, कहीं पर कोई नुकसान हो गया, कोई लॉसेज हो गए, है ना, तो लॉसेज हो गए तो क्या हो जाएगा, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी माइनस क्या, माइनस लॉस ऑफ एनर्जी। नहीं, एक मिनट, प्लस लॉस ऑफ एनर्जी होगा, प्लस लॉसेज ऑफ एनर्जी। हाँ, तभी तो वो बराबर आएगा ना। या आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वो तो एक ही बात होगी, है ना। ध्यान दीजिए, क्या लिख सकते हैं आप, मैं बताता हूँ। आप ये लिख सकते हैं, टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस लॉसेज ऑफ एनर्जी। अगर कहीं लॉसेज हो रही है
है ना, लॉस होते ही हैं साहब, कभी कभी ज़िंदगी में लॉस भी हो जाते हैं, लॉसेज ऑफ एनर्जी। तो दैट इज विल बी टोटल फाइनल एनर्जी। वो आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा, वो आपको सवाल देख के पता लग जाएगा। देखिए मैंने आपको एक सवाल करवाया था, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 5 डू योर सेल्फ का, है ना। तो डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 5 आप दोबारा करिए, वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 5, ये लॉस पर बेस्ड था कि लॉस हुआ है वहाँ पर, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें भी लॉस आपको काउंट करवाया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 में भी लॉस काउंट करवाया है, राइट। तो ये आप लोग देख लीजिए, राइट। चलिए अब आप देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और आपको चीज़ बताना चाहता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मामले में। आप ज़रा देखें, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ध्यान दीजिए आप, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात जब हम करेंगे तो क्या घटना घटित होने वाली है। बात ये होने वाली है कि सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। ये जब तक ये चीज़ नहीं है तब तक तो हम बात ही नहीं करेंगे इन कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स। कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलास्टिक फोर्स हैं सारे के सारे, स्प्रिंग फोर्स हैं सारे के सारे, है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी है। अगर कभी जरूरत, वैसे आपके 11th में नहीं आएगा, 12th में आते हैं वो। तो इन कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स आपकी जो है ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी फंक्शन, ये सब आपका कंजर्व रहेगा। अब इसको कह तो दिया हमने, लेकिन ये कहने के साथ साथ और क्या क्या घटना होगी वो समझने की बात है। देखिए इफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज देन सर्टेनली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, और इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज देन सर्टेनली पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग। ये कंटेंट होगा ही होगा दुनिया के अंदर, हमेशा ये घटना घटित होगी होगी। जैसे आपने अगर धरती माता के ग्राउंड से किसी बॉडी को ऊपर फेंका, तो जब आप यहां से किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो आपने शुरू में काइनेटिक एनर्जी दी थी, काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की थी। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है वो उसकी स्पीड कम हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो व्हाइल बॉडी इज गोइंग अप काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पक्का बढ़ रही है, पक्का बढ़ रही है। और जब बॉडी नीचे आएगी तो क्या होगा, बॉडी जब नीचे आ रही होगी, while body is coming down then certainly speed is going to increase, and as speed is increasing so kinetic energy will be increasing and potential energy will be decreasing. फाइनली एकदम परफेक्ट चीज़ है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। आज मैं एक छोटा सा एक पीस और डिस्कस करूंगा आपसे, वो डिस्कस करूंगा मैं पावर। पावर सब जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं क्या पावर इज व्हाट, पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। देखिए अब रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, तो पावर को हमने डिफाइन किया d अपॉन डी टी एंड यहां पे w कर दिया, राइट। हाँ बिल्कुल। अब देखो आप d अपॉन डी टी डब्ल्यू कर दिया, तो इसको मैं कहूंगा w को मैं कहूंगा f वेक्टर डॉट s वेक्टर, f वेक्टर डॉट s वेक्टर कहूंगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं लगाना चाहूँ d अपॉन डी टी और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एफ एस कॉस थीटा, तो लिख सकता हूँ, चाहूँ तो लिख सकता हूँ। अब आपका कॉस थीटा अगर फिक्स कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए कि कॉस थीटा फिक्स है, तो आप क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं आप कॉस थीटा बाहर निकाल दो, तो आप क्या लिख देंगे d अपॉन डी टी एफ एस लिख देंगे, एफ एस लिख देंगे। और जो है अब ये तो लिखने के तरीके हैं जी,
अब जनरली तो कॉस थीटा है ना 1 होता है इन जनरल, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका थीटा 0 होगा, कॉस थीटा 1 होगा। तो आप क्या लिख देते हैं, आप लिख देते हैं d अपॉन डी टी इंटू एफ एस, अगर आपका कॉस थीटा 1 है तो, ठीक है। तो हमने कॉस थीटा को क्या सपोज कर लिया, कॉस थीटा को सपोज कर लिया 1। जब कॉस थीटा 1 है तो ऐसा होगा। अब अगर f कांस्टेंट हो तो क्या होगा, f कांस्टेंट को बाहर निकाल दो तो ds अपॉन dt हो जाएगा, ds अपॉन dt हो जाएगा। इसको हम कह देंगे f इंटू वी, तो पावर f इंटू वी के बराबर होता है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर आपका f कांस्टेंट है, अगर आपका f कांस्टेंट है तो पावर को आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू f वेक्टर बाहर निकाल दो। जब आपने f वेक्टर बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है तो, कांस्टेंट है तभी करेंगे ये सब काम। f वेक्टर बाहर निकाल दिया तो क्या आ जाएगा आपका, ds वेक्टर अपॉन dt आ जाएगा। और जब ds वेक्टर अपॉन dt आ जाएगा तो f वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, राइट। ये आपका पावर आ गया, है ना। और जब आपके पास में ये पावर आ गया, अब ये पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। पावर स्केलर क्वांटिटी है। मैं देखिए और भी बातें करूंगा पावर के मामले में। पावर इक्वल टू हमने क्या कहा, पावर इक्वल टू हमने कहा है dw अपॉन dt। और आपको पता है मैंने वर्क को काइनेटिक एनर्जी कहा था, मैंने वर्क को क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी कहा था। हाँ जी, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब पावर पॉजिटिव है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब पावर पॉजिटिव है। अच्छा, अब हम इसको कह सकते हैं d अपॉन डी टी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि साहब ये माइनस क्यों लिख दिया। एक्चुअली में पता है ऐसा ही होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे के रिवर्स होती हैं, क्योंकि जब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब तब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जब जब पोटेंशियल एनर्जी मतलब समझ गए ना, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, एक घटेगी दूसरी बढ़ेगी, ऐसा है, इसलिए उसको ऐसा किया गया है। तो पावर का ये वाला कंसेप्ट भी आप काम में ले सकते हैं। कुल मिलाकर के अब मैंने पावर की जितनी बातें लिखी है ना, उनको मैं एक लाइन के अंदर अरेंज कर देता हूँ। P फॉर पावर, कैपिटल P फॉर पावर, कैपिटल P फॉर पावर। पावर को हमने कह दिया dw अपॉन dt, इसको हमने कह दिया d अपॉन dt काइनेटिक एनर्जी, इसको हमने कह दिया d अपॉन dt माइनस u, इसको हमने कह दिया f इंटू वी, इसको हमने कह दिया f वेक्टर डॉट v वेक्टर। देखिए ये वाली चीज़ तब होगी जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब, है ना। अगर थीटा डिग्री बराबर 0 डिग्री नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। ये केवल तब होगा जब कॉस थीटा 1 हो। अगर आपका f डॉट v है तो उसके ऊपर आप थीटा जरूर लगाइए, तो ये आएगा एफ वी कॉस थीटा। ये चीज़ 100% आपको ये करना पड़ेगा, राइट। समझ गए आप। तो ये पावर की बात आ गई अब आपके पास में। अच्छा, पावर की बात आ गई ना, तो देखिए आपका जो ये फॉर्मूला चार्ट है इसके अंदर तो बस इतना ही दे रखा है, इन्होंने नहीं दे रखा ज़्यादा, कोई बात नहीं। मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ पावर के मामले में। जैसे ये जो है ना, ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार काम आएगा आपके, है ना। तो देखिए पावर जो है ना, उसके लिए मैं इस वाले फॉर्मूले को बार बार काम में ले लेता हूँ, और ये एक्चुअल में यूज आएगा बहुत ज़्यादा। पावर f इंटू वी। अब देखिए f इंटू वी क्या क्या हो जाता है, f इंटू वी क्या क्या हो जाता है। मैं पता है इसको कह दूंगा, f को कह दूंगा एम ई, और a को क्या कह दूंगा मैं, v डी वी अपॉन डी एस, v डी वी अपॉन डी एस। a को भाई f बराबर ma होता है, मैंने m a को डी वी अपॉन डी एस कह दिया, और मैं यहाँ पर v कह दूंगा। इसके अलावा पता है मैं और क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा m इंटू वी डी वी अपॉन डी टी, ये भी चलेगा। मतलब ये भी पावर हो सकता है अगर वेरिएबिलिटी है तो, पता नहीं क्या होने वाला है, यानी हम कुछ जानते नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा जैसा सवाल आएगा, जैसा हमारा हालात होगा, उस हालात के अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर करेंगे, अपना व्यवहार बदल देंगे हम। हाँ, हम बिल्कुल व्यवहार को बहुत जल्दी बदलेंगे हम, जैसा सवाल आया वैसा हम बदल देंगे। जैसे देखो, डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में कर देता हूँ अभी।
आप देखो क्वेश्चन नंबर, ये डू योर सेल्फ आपका फॉर्मूला चार्ट देखो, डू योर सेल्फ फॉर्मूला चार्ट जो है देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ which varies with its position as x equal to 1 f proportional to this, okay, find the variation of power due to this force with x। देखो अब ये क्या सवाल है, ये बड़ा ही घुमा के सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब डायरेक्शन फिक्स कर दी, एक्स एक्सिस कर दिया, फोर्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो देखिए सबसे पहली बात, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट मीन्स थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 है तो कॉस थीटा बराबर 1, ये तो एकदम क्लियर हो गई बात। अब आगे ये कह रहे हैं कि आपका जो फोर्स है वो ऐसा है, अब आप पावर की बात करिए, फोर्स दे दिया इन्होंने, कहा पावर की बातें करो अब आप, तो लोग पावर की बातें करते हैं साहब। देखो पावर, चलो पहले तो आप जो गिवन है ना उसको चेक करो, गिवन क्या है, गिवन है आपको फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x की पावर 4। देखिए आप समझिए बात, इसका मतलब ये x की पावर है -1/4, हाँ जी, F इक्वल टू x की पावर -1/4 है, ठीक। अब हमें पावर का फैसला करना है x के टर्म में, x के टर्म में, यानी पावर जो है ना वो ना तो हमें वेलोसिटी के टर्म में चाहिए और ना हमें एक्सीलरेशन के टर्म में चाहिए, हमें x के टर्म में पावर चाहिए। देखिए आपको f दे रखा है, f दे रखा है, तो मैं पता है क्या बोल दूंगा, मैं इसको बोल देता हूँ f बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा कोई ना कोई, तो प्रोपोर्शन है ना, ये प्रोपोर्शन का साइन लगाया तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो मैंने x की पावर -1/4 बोल दिया है, ये तो फोर्स आ गया। अब हम पावर की बात करेंगे, है ना, तो मैं पावर की बात कर रहा हूँ। देखना पावर को हमने अभी अभी कहा, अभी आज कहा है हमने पावर को F इंटू वी कहा, cos थीटा 1 है, cos थीटा क्या है 1 है, ये F इंटू वी है बेटा पावर, और आपका फोर्स ये है, आपका फोर्स ये है। तो एक तो चीज़ यहाँ पर ये आ गई कि आपका पावर आ गया है कि x की पावर -1/4, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हमारी समस्या ये है, हमें v चाहिए, वी वांट v, मतलब बस अब हमारा अगर v आ जाए ना तो हमारा जवाब हो गया, सवाल सॉल्व हो जाएगा। यानी अब इस क्वेश्चन में हमारी आवश्यकता केवल ये v है, केवल ये v है, v आते ही हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए मैं v को लेकर के आ रहा हूँ, ले आऊँ मैं v को, v लेके आ रहा हूँ मैं v लेकर के आ रहा हूँ, चलो यहाँ लेकर के आते हैं v, हाँ इधर की तरफ, है ना, ये हम इतना रख देते हैं यहाँ पे जिंदा। अब हम v को लेकर के आ जाए, देख रहे कैसे लेकर के आता हूँ, आप v को चेक करना, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, वो आपको f दे रखा है कि x की पावर -1/4, ये गिवन है बेटा, इसको मैं कहूँगा मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को मैं कहूँगा v dv/dx। अब देखो आप मेरे से यहाँ एक सवाल पूछ सकते हो, पता है आप क्या पूछ सकते हो, आप मेरे से ये पूछ सकते हो सर F बराबर ma होता है, आप a को v dv/dx लिखने पर ही क्यों तुले पड़े हो, a को आप dv/dt क्यों नहीं लिखना चाहते। देखो ये तो सबको पता ही है, हमने आपको बता ही दिया कि a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है dv/dt, और क्या होता है, और होता है v dv/dx। लेकिन मैं इसका यूज नहीं कर रहा, मैं इसका यूज कर रहा हूँ, कारण क्या है बताओ, कारण बताया, कारण बड़ा सिंपल है, भैया मुझे आंसर x के टर्म में चाहिए, मुझे आंसर x के टर्म में चाहिए, आई डोंट वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ t के टर्म में आंसर चाहिए ही नहीं भैया। तो जब t में चाहिए ही नहीं तो हम t को क्यों घुसाएंगे बीच में,
हम x में काम चलाएंगे ना भैया, x चाहिए तो हम x में काम करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है, राइट। तो हम x में काम कर रहे हैं, राइट। चलो जी, ये आ गया आपका kx की पावर -1/4 dx इट इज इक्वल टू mv dv, करेक्ट। चेक करो, हो गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको भी इंटीग्रेट करता हूँ। आप चुपचाप इंटीग्रेशन कर दीजिए, देखना मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ये k तो k है बेटा, ये -1/4 है ना। इंटीग्रेशन करना है आपकी बार, ध्यान रखना। अब डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन है तो मैं लिखूंगा x की पावर -1/4 + 1 अपॉन -1/4 + 1। इंटीग्रेशन किया है जी। इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर क्या करेंगे, m इंटीग्रेशन करेंगे तो ये v²/2 होगा। अब आप बताइए क्या हुआ। हुआ ये है कि आपका ये k आ गया, ये +1 है ना, 1/4 + 1, तो -1/4 + 1, -1/4 + 1, ये 3/4, तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, 4/3, और x की पावर 3/4 आ जाएगा। ये बेटा m v²/2 है। अब देखो बात ये है, ये k कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट। तो भैया बात ये है, सब कांस्टेंट है, तो मैं पता है क्या लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ v² प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/4। मैंने v² प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/4 लिख दिया। जैसे ही मैंने ये लिखा तो v बराबर क्या आ गया, v प्रोपोर्शनल टू आ गया x की पावर, बेटा v² प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/4 है, तो v प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा x की पावर 3/8, 3/8। ये v आ गया, v प्रोपोर्शन आ गया। बस अब हमारा काम बन गया। आपका पावर ये था, आपका पावर ये था। देखो अब इस पावर में हम यूज लेंगे इसको, v को वहाँ से यहाँ रखूँगा, मैं रख दूँ, रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ, चेक करना। p माने पावर, k तो कांस्टेंट है बेटा, तो प्रोपोर्शन लिख दो, कांस्टेंट तो प्रोपोर्शन लिख दो, है ना। x की पावर -1/4 और x की पावर 3/8। चलो अब सॉल्व करो, आप अब सॉल्व करो। p प्रोपोर्शनल टू x की पावर, पावर जुड़ेंगी सारी, तो 3/8 -1/4, 3/8 -1/4 कंप्लीट करो, तो ये पावर आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/8। चेक करना जरा, एक एक टुकड़ा करवाया मैंने आपको एकदम एक एक स्टेप करवाया, यानी एक जरा सा भी स्टेप मैंने काटा नहीं है, 100% स्टेप्स किए हैं, है ना। हाँ, अब आप ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने आप करिए, प्लीज डू इट, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 डू योरसेल्फ, ये अपने आप करिए आप। वैसे ये सवाल आपके लिए ही हैं, लेकिन मैं करवा देता हूँ फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला चार्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो अब आप इसको भी करिए कंप्लीट, जो अगला 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन कंप्लीट करिए। देखिए डू योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने आप करिए, 11 आप करिए। 12th मैं कराऊंगा आपको, 12th क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 13 क्वेश्चन जो है ना, ये आप अपने आप कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन भी आप अपने आप कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन भी आप अपने आप कर सकते हैं। 16 मैं करवाऊंगा, 16 मैं कराऊंगा। 17 आप अपने आप कर सकते हैं, मेरी ज़रूरत नहीं है ना। फिर ये इक्विलिब्रियम जो है ना मैं पढ़ाऊंगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी पढ़ाएंगे, राइट। तो ये आपका चैप्टर बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा इजी चैप्टर है, मतलब इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस होंगी अभी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम फिर करेंगे, राइट। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की नमस्ते।